हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज दिलचस्प विषय है। इस समय देश के दो प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं, अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, पर चुनाव तो दो राज्यों में है। तो कमाल है, हम देख रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव है या देश में आम चुनाव है। पृष्ठभूमि इसकी यह है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बजट सत्र का ही बढ़ाया हुआ हिस्सा 16 से 18 अप्रैल के लिए आहूत किया गया। आहूत इसलिए किया गया था कि वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने जो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के संदर्भ में बिल पास कराया था संविधान संशोधन के रूप में, उसमें फिर संशोधन की जरूरत महसूस की थी केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने उस समय जो बिल पास कराया था उसमें दो शर्तें थी। एक, ये आरक्षण तब लागू होगा जब जनगणना पूरी हो जाएगी जो 2021 में प्रस्तावित थी, और दूसरा, जब जनगणना हो जाएगी तो उसके आधार पर नए सिरे से परिसीमन होगा लोकसभा और विधानसभा का, और उसके आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा। पर चूंकि जनगणना का काम काफी विलंब हो गया उसमें, तो इसलिए केंद्र सरकार को लगा कि इससे तो महिला आरक्षण के संदर्भ में लागू करने की कहानी बहुत दूर तक चली जाएगी। तो सरकार का यह दावा हुआ कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को अब और इंतजार न कराया जाए, इसलिए वह 3 संशोधन लेकर इस सत्र में आए, जिसके माध्यम से उन्होंने चाहा कि जनगणना के संदर्भ में 2011 के सेंसस को ही लागू कर दिया जाए, नए सिरे से परिसीमन इस जनगणना के आधार पर हो जाए, सीटें बढ़ा दी जाए विधानसभा की भी और लोकसभा की भी, और इसके आधार पर जो 2029 में आम चुनाव हो वो नए परिसीमन के साथ बढ़ी हुई संख्या के साथ महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए प्रभावी हो जाए। संसद में इस बिल का विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दल सरकार के इस कदम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री की अपील बेअसर रही, गृह मंत्री का आग्रह अनसुना कर दिया गया। विपक्ष का कहना था कि मामला महिला आरक्षण का है ही नहीं। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अपनी सुविधा के अनुसार परिसीमन करना चाहती है और इसके आधार पर संविधान को वस्तुतः कुचलना चाहती है, इसलिए हम इसका साथ नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि 3 दिवसीय सत्र के अंतर्गत दूसरे दिन ही बिल धराशायी हो गया लोकसभा में, और लोकसभा में धराशायी हो गया तो राज्यसभा में प्रस्तुति नहीं हुआ। अगले दिन सुबह 10 मिनट की कार्रवाई के बाद संसद का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। पर मामला वहीं नहीं रुका, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में लड़ाई केवल सदन में नहीं बल्कि सड़कों पर भी लड़ी जाती है। तो अब देश के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। देश भर में उनके नेता जा जाके पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नेता होता है, उसके साथ में एक कोई महिला नेता होती है, उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ने कितना बड़ा गुनाह किया है। आज चाहे वो भोपाल हो, रायपुर हो, पटना हो, जयपुर हो, आक्रोश रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000 लोग सड़क पर उतरे, ये बताने के लिए कि महिलाओं के साथ इन विपक्षी दलों ने ठीक नहीं किया। विपक्षी दल भी चुप नहीं है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जयपुर में प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष यादव जी के नेतृत्व में कल प्रदर्शन हुआ। इनका कहना था कि विपक्ष ने ठीक काम किया, नियत में खोट सत्ता पक्ष के। तो कुल मिलाकर महिलाओं के मुद्दे पर जो ये संग्राम चल रहा है, आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां तक नौबत क्यों आ रही है। नौबत यहां तक है कि 12 साल में पहली बार मोदी सरकार अपना बिल सदन में पारित करने में सफल नहीं हुई, और इस विफलता को लेकर देश को संबोधित किया देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने,
जिसमें वह जमकर बरसे, केवल कांग्रेस पर नहीं, तमाम विपक्षी दलों पर, और इस बात पर अपना दुख जताया कि महिलाओं के संदर्भ में इतने बड़े कदम को इन लोगों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं है, हमारी हिम्मत टूटी नहीं है, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रयास किस संदर्भ में जारी रहने वाला है, किस तरीके से प्रभावी होने वाला है, सफलता के संदर्भ में क्या कुछ उनकी रणनीति। तो इस गंभीर विषय पर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आर पार का मुद्दा बताया है, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी तेज तर्रार प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं। समझेंगे उनसे कि इस मायूसी के दौर में वो कितने उत्साह के साथ हैं, अपने लिए भी और अपनी पार्टी के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। ऐसे मसलों पर सुरेंद्र राजपूत का तेवर खासा तल्ख रहता है। देखें आज उनकी तल्खी अपने पुरानी साथी के प्रति किस रूप में व्यक्त होती है। किसी समय सुरेंद्र जी और राधिका खेड़ा जी एक ही नाव में सवार दिखते थे, आजकल उनकी नाव अलग अलग हो गई है। इनके बीच में हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी होंगे और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राधिका जी से ही करते हैं। सदन में हारी सरकार सड़क पर जीतने की कोशिश में है। राधिका जी, चुनाव पश्चिम बंगाल में, चुनाव तमिलनाडु में, भाजपा के नेता दिख रहे हैं सड़क पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में। कौन सी घबराहट है जिसके चलते अभी से उतर गए राधिका जी? सभी को नमस्कार। मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की महिलाओं बल्कि देश की सभी जनता को जब संबोधित किया, उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत माफी मांग के। माफी किसके लिए मांगी? जो गलती, जो औछापन, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, कि जो विपक्ष ने किया। और वो पहली बार नहीं किया हिमांशु जी, वो 40 साल से करते आ रहे हैं। हम बेटियां 40 साल से, जो देश की आधी आबादी है 50%, सिर्फ 33% की लड़ाई लड़ रही है। और हर बार जब चुनाव आने वाले होते हैं, एक लॉलीपॉप हमारे हाथ में थमा दी जाती है और फिर एक और नई लॉलीपॉप, और कहा जाता है ये तो राजीव जी का सपना है, ये तो इंदिरा जी का सपना है, मैं तो बात करके रहूंगी। राज्यसभा में लेकर आते हैं, फिर लोकसभा में लाने की हिम्मत नहीं करते। जब हमारी सरकारें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर हमारी सरकार थी, जब उसको 3 बार टेबल किया वाजपेयी जी ने, तब भी उसका साथ नहीं दिया। हमेशा कोई ना कोई एक दाव पेच ले आते हैं। क्यों? क्योंकि असली बात हिमांशु जी ये है कि उनको डर है कि बेटी अगर सदन में आ जाएगी तो देश आगे बढ़ जाएगा। बेटी अगर सदन में आ जाएगी, डेवलपमेंट होने लग जाएगी। और जो तरीके की ये लोग अराजकता फैलाते, क्योंकि मैं लिविंग एग्जाम्पल हूं इस बात की कि कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी चेहरा है। आपने कहा कि उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा पर लगातार, चाहे मध्य प्रदेश की एक महिला थी जिसने कहा था कि उन्होंने चप्पल उठाई थी उनको मारने के लिए, चाहे तमिलनाडु की इनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी जो कह रही है कि किस तरह का व्यवहार करती है, और उनके कैसा व्यवहार वो करती है वो मैं भी जानती हूँ। जब मैंने अपनी आवाज उठाई थी, मैंने तो एक ट्वीट ही किया था, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। बड़ी अच्छी मित्र थी मेरी। तो ये कांग्रेस का चेहरा है, महिलाओं की नहीं सुनी जाती। लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, जो पार्टी इंदिरा जी की पार्टी इतने सालों से तो सोनिया जी चला रही हैं, 10 साल यूपीए की सरकार हिमांशु जी हम सब जानते हैं, राहुल जी और सोनिया जी ने चलाई, इसीलिए बिल फाड़ दिए जाते थे, तब भी वो नहीं लेकर आए। क्यों? क्या सत्ता इतनी प्यारी थी? मतलब ये समझने की जरूरत है कि क्या तकलीफ है। फिर ये कहेंगे कि इसके अंदर मजेदार बात देखिए ना, राहुल गांधी ने जब हम 2023 में ये बिल लेकर आए, एक बात बोली, आपको जातिगत जनगणना क्यों करा रही है? प्रियंका वाड्रा ने टेबल पे ऐसे हाथ मार के कहा था तुरंत लागू करिए। सोनिया जी ने कहा राजीव जी का सपना पूरा करिए। हमने कहा चलिए आपकी मान लेते हैं, हम जातिगत जनगणना बाद में करा लेंगे, पहले ही इसको लागू कर देते हैं। अब अगर सीटें बढ़ रही हैं, देखिए डिलिमिटेशन तो होनी है, सर्वे तो होना ही होना है। अगर आज नहीं बढ़ेंगी सीटें तो बाद में बढ़ेंगी, वो तो बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम सबको, स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके सारे स्टेट्स की 50% बढ़ा के करने को तैयार है, तो उसमें आप अपने इफ्स बेक्स मेन क्यों ला रहे हैं? अब आप कहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण दीजिए, तो 2023 में सुरेंद्र भाई यहाँ बैठे, मुझे बता दें कि जो बिल राहुल गांधी लेकर आए थे उसमें ओबीसी महिलाओं का कहाँ जिक्र था? इनके साथी कहते हैं मुसलमान महिलाओं को लेकर आए। राहुल जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन तो लेके घूमते हैं, लेकिन मुझे ये भी बता दें आज सुरेंद्र भाई कि उसमें कौन से पेज में कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि रिजर्वेशन के अंदर धर्म के नाम पे महिला को और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बेवकूफ बनाना, ये सिंपल सी बात है। अगर हम ए मानेंगे, ये कहेंगे 1 2 3 करो। अच्छा एक बात बताइए राधिका जी, विनम्रता के साथ,
ये क्या देश में होड़ चल रही है कि बेवकूफ ज्यादा बेहतर तरीके से कौन बनाएगा? बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस विपक्षी बेवकूफ बना रहे हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि भाजपा बेवकूफ बना रही है। थोड़ा आप हमें समझाइए, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ है, थोड़ा मदद कीजिएगा। मेरा सवाल सुनिए, फिर जाके थोड़ा आपको उत्तर देने में सहूलियत रहेगी। कि 2023 में सर्वसम्मति का वातावरण था, ये शर्त किसने लगाई थी कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के आधार पर परिसीमन होगा और परिसीमन के आधार पर यह रिजर्वेशन लागू। अगर आपको महिलाओं के संदर्भ में इतना ही स्थान देने के संदर्भ में साफ नियत के साथ व्यवहार रखना था, तो विपक्ष ने तो कहा था ना ये शर्तें मत लगाइए, तुरंत लागू कीजिए। किसका डर था, किसका भय था कि 2023 में इसी केंद्र सरकार ने जो आज बता रही है कि वो महिलाओं के हक के लिए कितनी बड़ी पैरोकार है, 2024 में लागू करके चुनाव क्यों नहीं कराया? पहला। दूसरा सवाल आपसे इस बात का है कि आपने विपक्ष का साथ लेने की कोशिश क्या की? केवल पत्र लिखकर, ट्वीट कर? हमने इस देश की सियासत को 70 साल से देखा है। संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के साथी बनकर सहयोग लेते हैं, शत्रु बनकर नहीं। किरण रिजिजू तो पूरे समय सींग लड़ाते हुए दिखते हैं और फिर आप बोलते हैं विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आपने पहले लोगों का कार्य देखा है, किस कुशलता के साथ वह काम करते थे। तीसरा कि जब आपके पास में नंबर्स नहीं थे, संख्या बल नहीं था, तो चुनाव प्रचार जब चल रहा है तमाम राज्यों के संदर्भ में, चुनाव संबंधी गतिविधि चल रही है, उसके बीच में ये 3 दिवसीय सत्र, वस्तुतः आपकी मंशा महिलाओं को आरक्षण दिलाना था या इस चुनाव के अंदर अपनी संभावनाओं को बेहतर करना था? राधिका जी, वाकई आपकी पार्टी आपको विधायक सांसद बनाना चाहती है या 2 राज्यों में सरकार बनाना चाहती है? हिमांशु जी, सबसे पहली बात, ये बिल मेरी जैसी सशक्त महिलाओं के लिए नहीं है। मैं अपने आप को बहुत सशक्त मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये उन महिलाओं के लिए है जो 2014 से पहले भी पानी भरने बाहर जाती थी। 2014 से पहले उनके पास बाथरूम भी नहीं होता था, एक डिब्बा या एक ग्लास लेकर जाती थी और इस तरह से इस्तेमाल करती थी। उनके पास घर का मालिकाना हक नहीं होता था। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया? महिला को सशक्त किया। घर घर में टॉयलेट दिया, घर घर में पानी पहुंचाया, घर का मालिकाना हक महिला को दिया। ड्रोन दीदी जैसी योजना छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे जहां पे नक्सलवाद हावी था, आप भी जानते हैं कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुई है। तो इन सब चीजों से पहले हमने महिला को सशक्त किया। फिर हमने क्योंकि ये सच्चाई है, हमारी महिलाएं सशक्त नहीं थी, उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब महिला आत्मनिर्भर होगी। जब हमारी बेटियां सशक्त होनी शुरू हुई, घर घर में पानी पहुंचा, बाथरूम पहुंचा, महिलाएं सशक्त हुई, तो फिर हम उनको पार्लियामेंट में लाने के उसके लिए जुट गए। क्योंकि अगर हम ये उनको सशक्त नहीं करते तो पार्लियामेंट में कैसे आती वो? सबसे पहली बात थी। 2023 में हम जो बिल लेकर आए, देखिए हम भगवान तो है नहीं कि हम हर चीज जो करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। एंड एवरी बिल इज ओपन फॉर डिस्कशन, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि हर पार्टी, शायद अब कांग्रेस की तो मैं गारंटी आजकल नहीं ले सकती, लेकिन जो कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी थी वो यही चाहती थी कि वो देश के लिए काम करना चाहती है। आजकल उनका अलग वो है, क्योंकि देखिए जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी 1961 में, नेहरू जी की चिट्ठी हो या इंदिरा जी का स्टैंड हो या राजीव जी का 3 घंटे का भाषण, उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लड़ाई मना कर दिया था। अब जब महिलाओं के आरक्षण की बात हुई तो उनके नेहरू जी के ग्रेट ग्रैंडसन, राजीव जी के बेटे ने मना कर दिया। तो जब किसी को उसका हक देने की बात हो रही है जिसकी रिप्रेजेंटेशन कम है, कांग्रेस हमेशा आड़े आके खड़ी हो जाती है। और आजकल तो राहुल गांधी अब उसी ओबीसी एक मिनट राधिका जी, आपने बताया कि ओबीसी रिजर्वेशन का राजीव जी ने मना किया, ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने मना किया। आप अपने नेताओं को भूल गए जिस पार्टी के आजकल आप मेंबर है। इन्होंने भी हलफनामा दिया हुआ है और इन्होंने वर्षों पहले नहीं दिया, अभी दिया, जिसमें कहा कि नहीं ओबीसी जाति आधारित जनगणना देश के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट में हलफनामा है, बदल गए। राहुल गांधी की बात इतनी भाग गई या राहुल गांधी के दबाव पे आ गए? दबाव की बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश प्रगति की ओर जाए। देश के अंदर सिर्फ एक ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सारे टाइम कोई सब लोग साथ मिलकर ना चले। जब देश पूरा साथ मिलकर चलेगा तभी प्रगति की ओर जाएगा। अगर विपक्ष को ऐसा लग रहा है, देखिए हम विपक्ष की बात मानते हैं, कोई ये नहीं कह सकता हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना कराई, हमने कराई। उन्होंने कहा कि जनगणना के पहले ही बेटी को सदन में लाइए, हम वो भी मानिए। पर ये नहीं हो सकता ना, आप हर बार आर्म ट्विस्टिंग करें। हम आपको छोटी उंगली पकड़ाते हैं, आप सीधा कोहनी पे पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। रही बात दूसरी, जब आपने दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा, इसलिए 2023 में, और हम तो फास्ट ट्रैक कर रहे हैं ना जी,
हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि अगर हमने बिल में डीपिल 2023 के बिल में बहुत कैटेगोरिकली, आई थिंक पॉइंट नंबर 5 था डीलिमिटेशन का, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है डीलिमिटेशन को लेके, तो डीलिमिटेशन तो होनी है। लेकिन अगर हम जो 2023 का बिल पारित हुआ उसके हिसाब से चलते हिमांशु जी, तो कम से कम 2034 तक बेटी सदन में नहीं आ सकती थी, और ये लगातार होता आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं कि नारी शक्ति को कितना सम्मान देते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि और वेट नहीं करना, जब सब राजी हैं और वो चाह रहे थे जनगणना हटा दी जाए, हम हटा देते हैं, तो बेटी को तुरंत सदन में लाना चाहिए। अब 1974 में इंदिरा जी ने एक स्टे लगा दिया 42nd अमेंडमेंट लाके, और कहा कि भाई अभी उस समय थे 54.8 करोड़, उसके हिसाब से जितनी सीटें हैं आज 140 करोड़ लोग हैं, क्या ये सही है? और आपको डर किस बात का है? आप तो इंदिरा जी, राजीव जी, जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा राधिका जी क्या है, अपनी जानकारी का विस्तार कीजिए। इंदिरा जी ने रोक लगा दी, 25 साल के लिए लगाई थी, फिर भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, उसने 25 साल और बढ़ा ली, 2026 तक चली गई। तो मतलब इंदिरा जी को याद मत रखिए, थोड़ा अपनी पार्टी के नेताओं को भी याद कीजिए। वो अटल जी आडवाणी जी के दौर में भी जो है ना, उस परिसीमन के संदर्भ में रोक को 25 साल बढ़ाया गया। भूल जाती है आप, थोड़ी मदद करता हूं मैं आपकी। 26 साल के लिए बढ़ाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी साउथ इंडियन स्टेट को पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे तरीके से करने के लिए उसकी सजा मिले। लेकिन तब से 26 साल में भी पॉपुलेशन और बढ़ गई है, अगर हम उस समय से बताएं। और क्या ये सही है प्रैक्टिकली देखा जाए कि एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 लाख वोट है, एक में 15 लाख वोट है, एक में 20 लाख वोट है, डेवलपमेंट कैसे होगी? हमारा मकसद है कि देश में डेवलपमेंट हो, और एक टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं होता। अब मैं दिल्ली में जहां से चुनाव लड़ी थी हिमांशु जी, वहां पे महज 50 से 60 हजार वोट में विधायक चुन के आ जाते हैं। जो मेरे घर की सीट थी नांगलोई की, वहां पे 1.5 लाख में भी विधायक चुन के नहीं आते थे, इतना डिफरेंस था। तो ये चीज, ताकि हमारा जनता तक हमारा नेता पहुंच सके और नेता तक जनता पहुंच सके, डेवलपमेंट हो, ये बहुत जरूरी है। आधे टाइम तो चुनाव अच्छा, एक बात बताओ राधिका जी, मैं अब आता हूँ सुरेंद्र जी के पास, क्योंकि हमारी बातचीत बहुत लंबी हो रही है, पर फिर भी एक सवाल करता हूँ। ये ज्ञान अभी मार्च अप्रैल में आया सरकार को, 12 साल से सत्ता में है ना। 2023 में ये ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार की विसंगति सीटों के संदर्भ में है। जनगणना का काम किसे कराना था? इसी सरकार को कराना था ना। जिस समय पे आपने शर्त लगाई थी कि हम सेंसस कराएंगे, सेंसस के बाद परिसीमन कराएंगे और उसके बाद आरक्षण देंगे, तब नहीं पता था कि हमें कितने समय में करा के 2029 में से लागू करना चाहिए। ये तो दक्ष सरकार है, एक सक्षम सरकार है, एक प्रभावी सरकार है, क्यों जनगणना का काम समय पर नहीं कराया? तो कुल मिलाकर आपसे जानना यह है कि ये ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को 12 साल की तपस्या के बाद हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। इस सरकार को भी ज्ञान प्राप्ति 12 साल के बाद इसी मार्च महीने में हुई, और इसलिए 16 से 18 अप्रैल तक सत्र बुलाया गया। ऐसा है ना हिमांशु जी, देखिए पहले जैसे मैंने बताया हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी थी, उनको हमने पहले देश को, जिस तरीके से हमें देश दिया गया था, जिस तरीके से हर तरह से हमने 370 पहले हटाया, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें थी ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके, हमने उस पर काम किया। फिर बाकी चीजों पे आए। अब रही बात कि 2023 के तक हमें ये ज्ञान नहीं था, हमें पता था सीटें कम थी, बिल्कुल पता था, लेकिन हमने उम्मीद करी थी, जो पार्टी लगातार कहती है कि हम प्रतिबद्ध है महिला को सदन में लाने में, उनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप प्रैक्टिकली बात करिए, एक बात हम एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं कि मैं किसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं एक महिला हूं और एक एवरेज देशवासी की तरह बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने सामने ये रखा ऑपोजिशन के कि हम 50% हर सीट को बढ़ा देते हैं, इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर तमिलनाडु की 10 सीटें हैं तो वो 5 और बढ़ के 15 हो जाएंगी, अगर उत्तर प्रदेश की 40 सीटें हैं तो वो उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अब लेकिन अगर और इसमें कुछ नहीं देखा गया कि अगर किसी की पॉपुलेशन कम हुई है नहीं हुई है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि ताकि किसी को भी इस बात की तकलीफ ना हो। अब कल को जब डिलिमिटेशन होगी हिमांशु जी, तो जब जहां पॉपुलेशन कम होगी तो क्या फॉर्मूला किया जाएगा? इन्होंने तो देखे ना किस तरीके से इतनी बेवकूफी ऑपोजिशन ने करी है, जब सबको सामान्य तरीके से सीट बढ़ सकती थी, ये चाहते ही नहीं। अच्छा, बेवकूफी इन्होंने की और हार आपकी हो गई, तो इसे क्या कहा जाए राधिका जी? क्या कह रहे? मैं सुना नहीं, क्या कहा आपने हिमांशु जी? मैंने कहा बेवकूफी इनकी और हार आपकी हो गई, इसको क्या कहा जाए? हार देश की महिलाओं की हुई है, बेटियों की, जो हम लगातार हारते आ रही है। जैसे मैंने कहा ना हिमांशु जी कि अब ये कहते हैं कि करंट में डाल दीजिए। अब करंट में अगर हम अभी लगा देते हैं रिजर्वेशन, ठीक है मान लिया,
मान लेते हैं हम इनकी बात कि हमने SC ST की जो रिजर्वेशन है उसको साइड किया, जो जनरल कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन कर देते हैं। अब अगर उसमें राहुल गांधी की सीट आ गई, अगर उसमें अखिलेश यादव की सीट आ गई, अगर उसमें लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लड़कों की सीट आ गई, तब ये फिर से हाकार मचाएंगे, हाय मोदी जी ने अन्याय कर दिया, राहुल गांधी की सीट खा गए, हाय मोदी जी ने अन्याय कर दिया, अखिलेश यादव की सीट हार गए। तो मेरा ये मानना है कि किसी एक को हक देने के लिए, अरे वाह, कमाल हो गया। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, राधिका जी, कि कितनी चिंताएं हैं भाजपा की, कितनी चिंताएं हैं। राहुल जी की सीट खराब ना हो जाए, अखिलेश जी की सीट खराब ना हो जाए, लालू जी के बच्चों की सीट खराब ना हो जाए, इसलिए 545 सीटों में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। और सुरेंद्र जी, आप कितने मतलब एहसान फरामोश किस्म के लोग हो भाई। भाजपा के लोग इतनी आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके प्रति इतनी संवेदनशीलता रख रहे हैं, और फिर भी आप भाजपा के खिलाफ तुले हुए हो। आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती सुरेंद्र जी? देखिए हिमांशु भाई, मैं राधिका जी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, हमारी बहन है। हाँ, भाजपा के खिलाफ, चूंकि भाजपा की नीतियां जो हैं वो जन विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी सबके विरोधी, और महिला विरोधी तो खैर ये ही है। तो इनके लिए बात एक, मैं आपको छोटी सी चीज दो चीजें बताता हूं, फिर उसके बाद आप, ये 30 लोगों का मंत्रिमंडल है, 30 लोगों का जी, नरेंद्र मोदी जी का। इतने बड़े नारी भक्त हैं नरेंद्र मोदी जी। इस पूरे 30 लोगों के मंत्रिमंडल में एकमात्र निर्मला सीतारमण जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, 30 कैबिनेट मिनिस्टर में जी, आपके सामने। एक दूसरा फैक्ट मैं आपको बताऊं, 47 साल की भाजपा हो गई, एक महिला अध्यक्ष नहीं दिया जी। तीसरा मैं फैक्ट बताऊं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि कौन कौन इनकी पार्टी में है, वो जाने दीजिए, हम उसके पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बिलो द बेल्ट हम बात नहीं करना चाहते। आप इस चीज को एक दो चीजें बड़ी साफ करिए, कैसे भारतीय जनता छल करती है, कपट करती है, भारतीय जनता पार्टी प्रपंच करती है, कितना मतलब एक गलत तरीके से नैरेटिव पेश करने की कोशिश करती है। कि 2023 में नारी वंदन अधिनियम लागू हुआ, नारी वंदन पास हुआ, हमने तो नहीं कहा था ना, किसी विपक्ष से किसी साथी ने अगर कहा हो कि धारा 334A लगाइए, किसी ने भी कहा हो, सबने ऑन रिकॉर्ड कहा था, संसद में कहा था कि भाई आप इसने बिल पारित कर रहे हैं और आप इसको 2024 में लागू कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने भी कहा, सोनिया जी ने भी कहा, पूरे विपक्ष ने कहा, सदन के अंदर कहा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसमें हमने क्लॉज 5 में धारा 334A लगा रखी। भाई विपक्ष ने लगाई थी धारा 334A, जिसमें कहा गया था कि जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद का लागू करेंगे। आप साजिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारी विरोधी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के संविधान विरोधी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मूल रूप से गरीब नारियों के विरोधी थे। वो चाहते नहीं थे कि 543 सांसदों में 180 के आसपास महिला सांसद आ जाए, नहीं चाहते थे वो लोग। उनकी सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी। अब राहुल जी की सीट जाएगी, अखिलेश जी की सीट जाएगी, सीट तो मोदी जी और अमित शाह जी की भी जा सकती है। इस सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि आप धारा 334 से क्यों ला रहे हैं, मत लाइए भाई, इसको तुरंत 2024 में लागू कर दीजिए। 180 महिलाएं वैसे हो जाती, और उस दिन के बाद तो दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ विधानसभा का, और दिल्ली सहित लगभग 10 राज्यों में इलेक्शन हुआ, 1/3 यानी लगभग। मैं माफी के साथ सुरेश जी आपको रोक रहा हूं, थोड़ा हमारी बातचीत जो है ना अतीत पे ज्यादा जा रही है। मैं जरा करंट पे बात करना चाहता हूं। देखो, संसद में तो ये बहस हो चुकी है, संसद की बहस पर अपन भी कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी तो जो सड़क पर चल रहा है ना सुरेश जी, थोड़ा उस पर बात कीजिए। सड़कों पर उतर आई है भाजपा, 25,000 लोगों के संदर्भ में दावा है कि भोपाल में प्रदर्शन किए, 20-25,000 रायपुर में किए, पटना में कितने किए, और भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जयपुर में कितने किए। क्या कहते हो आप, ये प्रदर्शन आपको कितना भारी पड़ सकता है? भाजपा पूरी तरीके से आप लोगों के पीछे पड़ गई है। आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना घबरा रहे हो आप? आपको अपने अगले चुनाव में लड़ने की स्थिति दिख रही है? जमाना जब तो अभी से दिख रही है। सुरेश राजपूत, थोड़ा बताओ सही, ये इस तरीके का दबाव आपको कितना बेचैन कर रहा है? अभी हिमांशु भाई, आपसे मैं एक बात बताऊं, चूंकि आप राजनीति को जानते भी हैं, समझते भी हैं, आप जीते भी हैं राजनीति को। जितने आपने प्रदर्शन बताए, जितने नाम बताए, सब भाजपा शासित स्टेट्स हैं, सब में आशा बहुएं हैं, सब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,
सब में वहां की सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी अधिकारियों के दम पर आप कोई प्रदर्शन करिए। इन्होंने अगर कोई केरल में प्रदर्शन किया हो तो बता दीजिए, तेलंगाना में प्रदर्शन किया हो तो बता दीजिए, इन्होंने हिमाचल में किया हो तो बता दीजिए। किया होगा, कोई छोटा मोटा किया होगा, लेकिन जो 25,000, 50,000, 1,00,000 ये सारे के सारे उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहां पर इनकी सरकार है। सरकारी उसमें तो आप भी अभी आज की डेट में आपको सरकार दे दे या मुझे सरकार दे दे, मैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दूंगा ईडी से कह करके। किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। जिस तरीके से इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक राष्ट्रीय सरकारों का दुरुपयोग किया है, उसमें 25,000 क्या होता है? अरे बाकी बात तो बाद में करेंगे। सुरेश राजपूत जी, थोड़ा अपनी इस हसरत के विषय में बताओ। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को कांग्रेस में लाने के बड़े इच्छुक हो आप। क्या इनकी लोकप्रियता से आप भी इतने प्रभावित हो गए कि अगर ये कांग्रेस में आ जाए तो आप लोगों की बात बन जाएगी? ना, नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल नहीं। लोकप्रिय नेता तो ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर लोकप्रिय नहीं होते तो 3-3 बार प्रधानमंत्री क्यों बनते? इस बात को आप अगर हम नहीं स्वीकारते हैं तो हम सच को नहीं स्वीकारते। इसमें तो है वो ना लोकप्रिय, इसमें कौन सी दिक्कत है? मैं तो आपको बता रहा हूं कि सरकारी चीजों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अगर आप हमें दुरुपयोग करने के लिए दे दीजिए, हम इन लोगों को शामिल करा देंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है? अब आप आ जाइए, देखिए मुद्दे की बात से है, कहते हैं ना कि तू लाख बेवफा ही सही मगर सर उठा के चल, मेरा दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। जो पार्टियां खुद पूरी तरीके से नारी विरोधी हों, जो पार्टियां पूरी तरीके से झूठ छल कपट, ये नारी वंदन अधिनियम थोड़ी था, ये तो डिलिमिटेशन का बिल था। भी इन्होंने कहा, राधिका जी अच्छी मैथ्स की स्टूडेंट है, इन्होंने कहा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं फैसला। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 40 सीटें नहीं राधिका जी, 80 हैं। 80 का अगर 50% कर देंगे तो 120 हो जाती हैं यूपी में सीटें। जी ठीक कह रहा हूं ना हिमांशु भाई? जी। अगर, और केरल में 20 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हो जाएंगी 30। 80 और 20 का डिफरेंस होता है 60 सीटों का हिमांशु जी। 80 और 20 सीटों का डिफरेंस होता है 60, और 120 और 30 सीटों का डिफरेंस होता है 90। यानी कि ये सब समझते हैं, आप ही समझदार नहीं है, पूरा देश समझदार है। और मैं आपको बता दूं कि पिछड़ी महिलाओं का आपने राहुल गांधी जी का नाम लेकर के कहा, तो जाति जनगणना के बगैर अगर 2026 की लिमिटेशन आप कराओगे तो नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि पिछड़ी महिलाओं से आपको नफरत है। और मोदी जी तो कहते हैं मैं खुद पिछड़ा हूं। मोदी जी पिछड़े नहीं है। मोदी जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जाति पिछड़ी जाति है, मोदी जी ने मोदी जी की जाति को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया। यह नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया है। और पिछड़ी जाति की महिलाओं का अगर आप हक नहीं दोगे, दलित जाति की महिलाओं का हक नहीं दोगे, हम आपको यह रिजर्वेशन, बिल्कुल यह देश तोड़ने वाला रिजर्वेशन है, देश के संविधान के विरोध में रिजर्वेशन है। हमने तो आज भी कहा आपसे, कल भी कहा, परसों भी कहा, सदन में भी कहा। हमने कहा 543 से चलिए, उस समय आपने धारा 334 लगा दी थी। आप आज एक काम करिए, 543 पे आप इसको पास कर दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? जितनी विधानसभाएं आगे होंगी उसमें सब में इलेक्शन हो जाए, उस पे आप भाग गए, क्योंकि आप भाग गए। सुरेंद्र राजपूत जी की बार बार दलील है, अगर हम महिला विरोधी हैं तो हम तो वर्तमान व्यवस्था में ही आरक्षण देने की हिमायत कर रहे हैं, तो उसमें सरकार पीछे क्यों हट रही है? इसका जवाब हम जब दूसरे चरण में आएंगे तो राधिका जी से लेंगे। लेकिन अभी मुझे उस शख्स के पास जाना है जिसके यहां तो वाकई चुनाव है, और वो पार्टी जिसकी मुखिया महिला, जिसकी सरकार की मुखिया महिला, पर उसके सांसदों ने वोटिंग में विरोध कर दिया आरक्षण का। कितनी बड़ी कीमत चुकाओगे सुमित मेहरोत्रा जी इस विधानसभा चुनाव में? कई राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि आपको निपटाने के लिए ये विधेयक लाया गया था। आप ट्रैप हो गए। पश्चिम बंगाल की महिलाएं अब आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या कहते हो सुमित जी? तो समय बताएगा कि पश्चिम बंगाल की मत छोड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ेंगी या हमें, तो अलग की बात है। 23 तारीख और 29 तारीख को वोटिंग है, पर बड़ा अजीब लगता है कि जिस तरीके से केवल एक चुनाव के समय पे ही, चाहे बंगाल का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, 2 राज्य तमिलनाडु का हो, चाहे जो जहाँ पे चुनाव के समय पे ही ये आप बिल लेकर के आ रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए। इनकी प्लानिंग पहले से थी। आप देखिए, समय देखिए, 7:30 पौने 8 बजे ये बिल गिरा संसद में, और 15 मिनट के अंदर सारी महिलाओं ने संसद के बाहर के तकिया पकड़ करके विरोध करना चालू कर दिया।
15 मिनट में प्रिंटिंग हो गई। आप जो सोचिए कि 15 मिनट में ऐसी कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, क्या संसद भवन के अंदर लगी थी, कहां पे लगी थी, उसे आदेश मिला कि सारे लोग विरोध की तख्तियां लेकर के बाहर खड़े हो जाइए। बड़ा अजीब बात। इन लोगों को मालूम था कि हम 2023 वाला जो बिल लेकर के आए थे महिलाओं का, वो गिरेगा, उस पर विरोध होगा, सारी पार्टियां विरोध करेगी और चीज गिरेगी और हम लोग को विरोध प्रदर्शन 7:45 बजे खड़े होकर करना है। महिला विरोधी तो यही लोग हैं कि अगर इन लोगों को चीज पास करानी थी, भाई आप विपक्ष के नेताओं को समझाते, आप विपक्ष के नेताओं से वार्तालाप करते, आप चीजों को समझाते, पर ऐसा नहीं करेंगे। जैसा भी राधिका केड़ा जी कह रही थी कि हम लोग तो भाई महिला के बड़े उनका सम्मान करते हैं। राधिका जी पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। ये था कि आप चुनाव लड़ लेंगी दिल्ली से, इन्हें टिकट नहीं मिला, अलग की बात है। राधिका जी को मैं सम्मान करता हूँ, राधिका जी की एक अच्छी प्रवक्ता है, कांग्रेस की पहले थी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय में। बस मैं तो चाहता हूँ कि राधिका जी भी अब चुनाव लड़े और 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें आप करिए, हम आपके संग में है। राधिका जी आप 50% दीजिए, जिस तरीके से हम लोग बंगाल में माननीय ममता दीदी, क्या विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है। 50% देती है टिकट, 50%। आप मुझे बताइए, आप क्या लोकसभा में, विधानसभा में, आप अपने क्षेत्रों में आप कितने देते हैं? आज भी हम आप ही की, आपसे बढ़ती है। आप उठा के देखिए, 37% से ज्यादा हम लोगों ने अभी तक लोकसभा में टिकट दिए हैं महिलाओं। आप वो तो ठीक है सुप्रीत जी, मेरा जो सवाल है थोड़ा उस पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब पश्चिम बंगाल में पसीना बहा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये ममता बनर्जी महिला होकर अन्य महिलाओं के रास्ते में अवरोध डालती है। ये बिल अगर पारित हो जाता, सीटें बढ़ जाती, सीटों के माध्यम से महिलाओं की संख्या बढ़ जाती, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बड़ा काम हो जाता, पर एक महिला दूसरी महिलाओं का बढ़ना बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने सांसदों पर दबाव डालकर इस बिल के खिलाफ में वोटिंग करा दी। अब महिलाएं इसका बदला लेंगे। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, राष्ट्र के नाम संदेश सुना सुमित जी? ऐसा नहीं लगता कि आपकी दुकान खुलने से पहले बंद होने की कगार आप पे आ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े लच्छेदार बातें करते हैं, लुभानी बातें करते हैं देश को इकट्ठा करने की। जिस तरीके से एक मैं कहना नहीं चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जो एक वो आते हैं ना मैजिक दिखाने वाले, वो आ जाते हैं और लच्छेदार बातें करते हैं। वही हाल इस समय बंगाल के लिए कर रहे हैं। ये चाहते हैं बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब लोग वोट इन्हें करें नहीं करें, महिलाओं के लिए सम्मान की, जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, हम कहते हैं जो आपकी अपनी स्वयं धर्मपत्नी थी उसे आपने कितना दिया, आज तक वो सम्मान मांगने के लिए भटक रही हैं। आपने अपने हर चुनाव में एफिडेविट में उनका जसोदाबेन जी का नाम लिखा है, या तो आप उन्हें हटा दे दीजिए तलाक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। क्यों नहीं देते? आप उन्हें अधूरा छोड़े हुए हैं, वो कहीं पे भटक रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा ये महिलाओं के लिए सम्मान की बात करते हैं। उनको नोटबंदी की लाइन भी लगा दिया था। आप लोगों ने, सबने देखा है, राधिका जी ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है कि किस तरीके से एक महिला को लाइन में लगा करके मोदी जी ने की नोटबंदी में साहब जिस तरीके से हो रहा था। मोदी जी का भाषण कोई बहुत असर नहीं करेगा, सुमित जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इन सारी गतिविधियों का निष्कर्ष समझने के लिए हमारे साथ में राकेश शुक्ला जी हैं। उनके पास आऊं उससे पहले हस्तक्षेप सुन लेता हूं राधिका जी का। जी राधिका जी, क्या ऐसा कह दिया सुमित जी ने जो आप परेशान हो गए? बाद में आऊंगी, क्योंकि मैं उस आदमी को क्या ही जवाब दूं जिनकी खुद की नेता कांग्रेस से गई है, महामंत्री थी कांग्रेस पार्टी में, युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी, खुद जाके अपनी पार्टी बनाई, क्या क्या आरोप लगाए गांधी परिवार पे। शायद इनको हिस्ट्री पढ़ के आनी चाहिए दूसरों पे आरोप लगाने से पहले। और इन्होंने जो मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी है, इनके पास 5 मिनट का 6 मिनट का जितना भी समय है डिबेट को लेकर, प्रूफ दिखा दे। क्योंकि हिमांशु जी, आपके चैनल ने बखूबी दिखाया था कि मेरे साथ क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में और मैं क्यों पार्टी छोड़ के गई थी। वो वीडियो छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्र के हर चैनल पे आया था। तो किसी पे व्यक्तिगत इल्जाम अगर लगाया, अगले 5 मिनट में ये अपना प्रूफ दिखा दे, वरना प्लीज बी रेडी टू सी मी इन कोर्ट। तीसरी बात, इन्होंने मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए जो जीजी टिप्पणी करी, देखिए चाहे मैं हूं, शुरुआत मुझसे करी, यशोदाबेन तक गए और लगातार जिस तरीके की टिप्पणी करी, ये है टीएमसी का असली चेहरा, जो महिला विरोधी। हम तो लगातार कहते हैं, आरजी के केस जो हुआ था उसमें किस तरीके से ममता बनर्जी ढाल बन के रेपिस्ट की खड़ी हुई थी, और फिर जिस वकील ने उन सबको बचाने का काम किया था
उसी वकील को राज्यसभा भी दीदी ने भेजा। वही दीदी जब वेस्ट बंगाल में रेप होता है तो ये कहती है लड़की का कैरेक्टर खराब था इसलिए रेप हुआ। लेकिन वापस आएंगे, जो एक बहुत टेक्निकल बात फैक्ट चेक करने की जरूरत है, जो मेरे बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने यहाँ पे कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद की जाति को ओबीसी में लेकर आए। तो मैं फैक्चुअली इनको करेक्ट कर दूं, ये जो कांग्रेस बार बार बोलती है, तारीख 25 जुलाई 1994, तब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और तब ये गुजरात सरकार समाज कल्याण विभाग का SASHAP 1994/1411/A नोटिफिकेशन था, जिसमें बोध गांची जाति को ओबीसी में लाया गया था। और मुख्यमंत्री कौन थे? इन्हीं की कांग्रेस की सरकार थी, और एग्जैक्टली छबीलदास मेहता जी उस एक साल में मुख्यमंत्री थे। तो ये काम किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार ने किया, आपने किया, और आप इसको हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। और मैं एक और बात बता दूं सुरेंद्र भैया, जब ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो मुझे आज भी याद है कि शक्ति सिंह गोहिल जी खुद सामने आए थे और बोला था ये गलती हो गई क्योंकि ये ओरिजिनली हमने ही किया था, उसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। और तब बहुत बवाल मचा था, मैं एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, तो मुझे इस बारे में ज्यादा पता है। कुल मिलाकर राधिका जी ने बता दिया सुरेंद्र राजपूत जी को, भाई मोदी जी ने सरनेम को पिछड़ा घोषित नहीं किया, ज्ञानवर्धन किया राधिका जी ने। आभारी रहिएगा, आपकी बहन है, आपकी मदद समय समय पर राधिका जी ऐसे करते रहेंगे सुरेश जी। पर मैं अभी आता हूं राकेश जी के पास। क्या कहते हो राकेश जी, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की मंशा किसी राजनीतिक दल की है, या अपने आप को मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए महिलाओं पर सियासत करने की मंशा सभी दल की है? क्या समझ पा रहे हैं राकेश शुक्ला जी? दोनों पक्ष सड़क पर हैं, दोनों पक्ष बताते हैं हम महिला आरक्षण के संदर्भ में समर्थन में है, और हकीकत यह है कि महिला आरक्षण का कहीं अता पता नहीं है। आने वाले समय कब पता मिल पाएगा इसका भी पता नहीं है। क्या कहते हो राकेश जी? ये हिमांशु भाई साहब, एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, अब पैर में हिरना बांध के, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। तो आप ये मान के चलिए कि सभी विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता पक्ष हो, वो लाल बुझक्कड़ बनी हुई हैं और देश की जनता को ये बता नहीं पा रही हैं कि ये हाथी निकला था। तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पैर में चक्की बांध के हिरन कूदा होगा। तो आप जो कह रहे किसका फायदा किसका नुकसान, तो कुल मिला के सब अपना अपना फायदा देख रहे, और लाल बुझक्कड़ बन के सभी पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सत्ता और विपक्ष, या कि जो इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सब यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या घटना है, और अपनी अपनी सुविधा से प्रदर्शित कर रहे हैं। 2-3 विषय, आप मध्य प्रदेश से हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूं। जिस समाज के अंतिम पंक्ति की महिला को मुख्य धारा में, यानी राजनीति की मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है, आपको बाखूबी याद है और मैंने और आपने दोनों ने देखा है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है पंचायती राज व्यवस्था वाला, और पहली बार पंच और सरपंच महिलाएं चुनी गई। लेकिन वहां सरपंची कौन कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। फिर समाज के अंतिम महिला को लोकसभा में पहुंचाने का, जो मुझे याद आता है, यदि गलत हो तो दुरुस्त कर दिया जाए, अर्जुन सिंह जगवा देवी को दिए थे, आपको याद है ना, सीधी जिले से एक विधानसभा, और उसके बाद इस मौजूदा कालखंड में नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा से दिया था। तो वो समाज के अंतिम पंक्ति को आगे लाने का प्रयास मैं जो देख पा रहा हूं वो है। सबकी अपनी अपनी सुविधाएं, ये जो आप जन सैलाब की आपने अभी बात किया है कि सब उतरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है बिल्कुल सड़कों पे, तो मुझे हिमांशु भाई याद आता है यूपीए 1 में मैं जब कवर कर रहा था तो मैं देखता था कि सत्ता और विपक्ष दोनों जो है सत्ता पक्ष के हाथ में था। कांग्रेस सरकार चला रही थी और विपक्ष की भूमिका लेफ्ट पार्टी निभा रही थी, और हर दिन किसी न किसी बात पे खबरें छपती थी और हम लोग छापते थे कि लेफ्ट नाराज, और भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली गई थी जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की भूमिका मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में स्वयं अपने हाथ में लेती हुई दिखाई दे रही। तो इसी आप सड़क पे देखिए कि कांग्रेस से ज्यादा सड़क पे भारतीय जनता पार्टी दिख रही। अब तृणमूल की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने प्रश्न किया तो सुमित जी गोल गोल जलेबी बना दिए कि उनके कालखंड में वो, उनकी पत्नी वो, उनकी बहन वो। अरे आप तथ्य की बात करिए ना। तथ्य की बात यह है कि बंगाल का चुनाव
विश्वास और डर के बीच में हो रहा। और जब डर को विश्वास में बदलने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगाया गया तो ममता बनर्जी बोलती हैं कि अर्धसैनिक बलों से डर पैदा हुआ है। अरे भाई, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि सुरक्षा बलों से डर पैदा हो रहा। 2019, 2020, 2021 का मैं डाटा रख सकता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 693 हिंसक घटनाएं हुई, 11 लोगों की मौत हुई। 2020 यानी 21 और 19 के बीच में 673 हिंसक घटनाएं हुई, 51 लोगों की मौत हुई। और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद अभी भी वो वीडियो पड़े होंगे, 852 हिंसक घटनाएं हुई जो पुलिस में दर्ज हुई हैं और 100 लोगों की मौत हुई। पुलिस में दर्ज मामलों की मैं बात कर रहा हूं हिमांशु भाई, उस मामले की मैं बात नहीं कर रहा जिसमें पुलिस ने दर्ज नहीं किया। उस राज्य में यदि डर को हरा के विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप अर्धसैनिक बलों को क्यों फिर अब वो डर कायम रहे। भाई, अमित शाह जी ने कहा 15 दिन हम रहेंगे, चुनाव आयोग ने कहा अर्धसैनिक बल चुनाव के बाद भी 3 महीने रहेगा। तो आप देखिए कितना साहस है तृणमूल कांग्रेस में, मुख्यमंत्री के भतीजे में, कि उन्होंने केंद्र के गृह मंत्री को धमकी दे दी। अब आप सोचिए, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी को अभिषेक बनर्जी क्या धमकी देते हैं कि 4 मई की रात के बाद आप रुक के दिखाइएगा। ये क्या है? डर कायम रहेगा तो सत्ता कायम रहेगी, और डर के आगे यदि डर हारा तो डर के आगे जीत है। ये बंगाल की पॉलिटिक्स। लास्ट बात मैं ये बोलूंगा कि सभी दलों को पता है कि महिला आरक्षण विधेयक का इस चुनाव में कोई लेना देना नहीं। जी, जहां चुनाव हो रहा है हिमांशु भाई, वहां 2 तरह की स्थितियां हैं, एक भद्र लोक है, एक गांव लोक है। भद्रलोक की महिला जानती है, काम काजी है, वो अपना काम करती है, सर्विस करती है, उसको चुनाव लड़ने नहीं जाना, वो डेवलपमेंट पे वोट डालेगी। और ग्रामीण लोग की जो महिला है वो फ्री बीच पे फंसी हुई है, उसको भी चुनाव नहीं लड़ना। तो अब क्या है, माइंड सेट किया जा रहा है कि आपके अधिकारों को छीन लिया गया। नहीं, मेरे दो सवाल है राकेश जी आपसे। एक सवाल तो आपसे यह है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा है 5 राज्यों के संदर्भ में और 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चरम पर है, उसके बीच में केंद्र सरकार ने ये 3 दिवसीय सत्र संसद का रखा। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप इसे क्या देखते हैं? क्या वाकई ये इतना जरूरी था कि चुनाव प्रचार के दौरान ये सत्र करना था? 29 के बाद करते तो आसमान टूट जाता। एक तो आपसे ये समझना। दूसरा, अब इसका परिणाम आ गया, संशोधन विधेयक गिर गया सदन में। क्या इन 2 राज्यों के चुनाव परिणाम को हम इस विधेयक के संदर्भ में जनादेश के तौर पर भी देख सकते हैं? ये 2 सवाल है, फिर मैं राधिका जी के पास जाऊंगा। आपने किया तो मैं एक साउथ की फिल्म देखा था, उसमें साउथ के जो हीरो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उनका जो सहयोगी था उसने एक डायलॉग मारा कि राजनीति में जिसको 2 कदम पीछे हटना और 2 कदम आगे चलना आता है वही सफल होता है। तो जो 3 दिन का आपने जो प्रसंग रखा, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसी परिप्रेक्ष्य में चली है कि 2 कदम यदि हम पीछे जा रहे हैं तो भी हमें राजनीतिक तौर पे 2 कदम यदि आगे आने का अवसर मिलता है। तो इसमें यह था कि यदि बिल पारित हो गया तो हमारी जय जय, और यदि बिल गिर गया तो हम विपक्ष की फद्द पीटने के लिए तैयार रहेंगे। तो 3 दिन का जो विशेष अधिवेशन लाया गया वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति थी। अब उसमें वो कितना सफल हुई कितना असफल हुई ये हम 4 मई के बाद थोड़ा सा आकलन कर पाएंगे। दूसरी बात जहां तक आप जो कर रहे हैं, आप बंगाल में आप देखिए कि अब पूरी तरह से 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मोदी और एक योगी। बाकी जितने लोगों का अभी तक चल रहा था वो सारे साइड में हो गए। तो एक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मोदी योगी की एंट्री से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आउट होने की परिस्थितियां पैदा हो। तो उस आउट होने की परिस्थितियों के चलते ही महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया गिर गया। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मुद्दे को लेकर राष्ट्र को संबोधित किए और ताल ठोक के मैदान पे उतर गए। तो अब पूरा चुनाव आप देखेंगे कि मोदी जी के इर्द गिर्द मंडराने लगा है। मोदी जी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर मोदी जी इस चुनाव के दौरान राष्ट्र के नाम संबोधित किए हैं तो जो भी परिणाम आएगा उसको हम देखेंगे तो सही कि जनादेश क्या इसी रूप में व्यक्त हो रहा है। पर मैं राधिका जी के पास आता हूं
वो जो सुमित जी ने बात की थी वहां से शुरू करता हूं। हार की तैयारी के साथ ही इस सत्र को लेकर आए थे राधिका जी। इधर हार हुई नहीं सदन में, इधर तख्तियां लहराई नहीं सदन के बाहर में। एआई के दौर है, ये बात ठीक है, पर प्रिंटिंग के लिए समय तो लगता ही है राधिका जी। ये आपने कब भिजवा दी थी तख्तियां? सुबह भिजवाएं, दोपहर भिजवाएं, शाम भिजवाएं। प्रचार विभाग की आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कुछ ना कुछ भूमिका तो तख्तियों के संदर्भ में, उनके स्लोगन के संदर्भ में आपकी भी रही होगी। रचनात्मक क्षमता तो आपकी कमाल की है। हिमांशु जी, परेशानी क्या कहे या इनकी नादानी कहे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की, ये कुछ पढ़ लिख के नहीं आते। इन्होंने खुद ही अपने अलायंस पार्टनर डिंपल यादव जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने तो सुबह ही कह दिया था कि हम इस बिल के खिलाफ वोट देंगे। इनकी खुद की पार्टी ने, डेरेक ओब्रायन साहब तो पूरे पार्लियामेंट में, मैं वही थी, पूरे पार्लियामेंट में इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे एक्साइटमेंट में कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और जब इनके एमपी कम हुए, वहां पे इनके एमपी कम हुए, तो ये सबके सब इकट्ठे हो रहे थे सुबह से ही कि एमपी पूरे हो, इंश्योर करें, क्योंकि वोट खिलाफ देना। ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, तो हम तो तैयार थे, ये तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। जब देश के गृह मंत्री ने वहां पे सीधा सीधा बोला कि आप अच्छा कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि लिखा क्यों नहीं है 50% का। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा, चलिए 1 घंटा दीजिए, पार्लियामेंट स्थगित करते हैं, मैं लिख के देता नहीं, राधिका जी, मामला इतना सरल नहीं है। आपने जो कितनी ज्ञान की बात कही हमसे, ये तो सुबह ही पता चल गया था कि ये खिलाफत में वोट करेंगे। ये पता तो आप इतने नासमझ लोग थोड़ी होगी। 17 तारीख की सुबह आपने जाना कि ये खिलाफत में वोट करेंगे। जिस दिन सत्र बुला रहे तो उस दिन भी आपको पता था ये खिलाफत में वोट करेंगे। और पूरी चर्चा के दौरान आपने कब समर्थन चाहा? आप पूरे समय जिस तरीके से राहुल गांधी जी से व्यवहार करते हो, बाकी विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार करते हो, कोई साथ आता हो तो साथ ना आए। किरण रिजिजू पूरी तरीके से सुनिश्चित कराते हैं कि भूले से भी साथ मत आ जाना। तो बताओ आप ये कमाल की बात कि आपने इस विधेयक को गिराने के लिए सत्र क्यों बुलाया? हिमांशु जी, अगर किरण रिजिजू जी बुरा व्यवहार करते तो राहुल गांधी उनके साथ हाथ मिला के, गले मिलके उनको अपने घर न्योता क्यों दे रहे होते? अगर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे सदन के सामने, पूरे देश के सामने बोला कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं। राधिका जी, राहुल गांधी जी गले थोड़े मिलते हैं, आप ही बताते हैं वो गले पड़ते हैं। कमाल की बात कर रहे हो आप, अपनी बात भूल जाती हो राधिका जी। ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों की। अधिकार वो पूरे देश ने देखा था संसद में कैसे प्रधानमंत्री के गले पड़े थे। आप वही तो याद करा रहा था आपको। अभी आप बोलने लगी कि देखो किरण रिजिजू से गले मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिले तो गले पड़े, किरण रिजिजू जी से मिले तो गले मिले। किसी के गले पड़ना और किसी से गले मिलना, ये आप अलग अलग कैसे समझ लेते हो? आपके माध्यम से पूरे देश को एक बात जो पता होनी चाहिए हिमांशु जी, जब वोटिंग हो रही थी तो ओवैसी साहब ने वहां से आवाज लगाई और कहा वोटिंग की तैयारी करो, तो राहुल जी अपने हाथ में वोटिंग के लिए पकड़ के बैठे थे बटन, और इससे पहले वोटिंग अनाउंस होती खटाक से उन्होंने बटन दबा दिए। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे लिखा है बकायदा कि राहुल जी की सीट पे वोट एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। फिर उनको एक पर्ची दी गई, पर्ची पे उन्होंने अपना वोट देखा। देखिए कि नेता विपक्ष जो 4 पीढ़ियां हैं इनकी, 3 पीढ़ियां जो सदन के सदस्य रहे हैं, खुद 22 सालों से सदस्य है, और उनको यही नहीं पता आज तक कि वोट कैसे देखनी है। और पूरी की पूरी कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखती है। और मुझे ये याद है जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें सुप्रिया सुले ने ऐसे हाथ डिक्लेयर करके उनको प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया था। उस आदमी को आज तक ये नहीं पता 22 साल के बाद कि सदन में वोटिंग कैसे करी जाती है। ये हाल है विपक्ष का, और ये चीजें देश की महिलाएं देख रही हैं। वरना अगर हम गलत होते, क्या देश की जनता बेवकूफ है कि तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया? मुझे थोड़ा आपकी जानकारी हर बार बढ़ानी पड़ती है राधिका जी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए तो 10 साल ही हुए हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, जो देश के बहुत बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, भाजपा के तो अब तक के सबसे बड़े नेता के तौर पर भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए अब की बारी अटल बिहारी 1962 में लग गया था। 1962 से नारा लगाते रहे तो 1996 में 13 दिन के लिए सफल हुआ था। राहुल गांधी को तो अभी कम ही समय हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी को इतना तो समय दीजिए भाई, आपके वो उदाहरण है। हिमांशु जी देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसने चुनाव हराया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सोनिया जी ने हराया था। मैं इसीलिए कह रही हूँ, सोनिया जी को इस देश की बेटियों ने, माताओं ने विश्वास जता के चुनाव जितवाया। सब देखना चाह रहे थे उनको प्रधानमंत्री। वो अलग बात है वो अपने किस निजी कारण से प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया। लेकिन देखिए ना, जब देश की बेटियां उनकी तरफ देख रही थी कि वो राजीव जी का सपना बेटी को सदन में लाने के लिए पूरा करेंगी,
उनको वोट दिया और उसके बाद दूसरी बार उससे और बेहतर वोट दिया, जो कांग्रेस ने ही नहीं सोचा था कि उनको ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। 2 बार उनको मौका दिया कि आप अपने वादे पे खरे उतरे। मैं फिर दोहराऊंगी, वही राहुल गांधी जो खुद का बिल फाड़ देते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती कर देते थे प्राइम मिनिस्टर की, तब क्या हुआ था सोनिया जी और राहुल जी को, और कैसी जंजीरें उनके हाथ में बेड़ियां बन गई थी जो बेटी को वो सदन में नहीं लेकर आए। तो हम आज अगर लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी बाधा बांध रहे हैं। हम बेटियां कब तक, आज भी आपके पैनल पे 33% आरक्षण नहीं है, मैं अकेली लड़की हूं, लेकिन कमाल की बात है। कांग्रेस की 200 के लिए सीटों के लिए तो लाले पड़ते थे, तो भी कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हुए। भाजपा तो 300 सीटों तक भी पहुंची तो भी सफल नहीं हुई। किसकी विफलता के संदर्भ में हम ज्यादा मातम मनाए। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए सुरेंद्र जी के पास आता हूं, क्योंकि मेरे पास समय सीमित बचा है। भाजपा सड़क पर आ गई, पूरी ताकत से आ गई। सुरेंद्र जी, आपकी क्या तैयारी? सदन में ही केवल भाषण देंगे या सड़क पर कुछ आर पार लड़ेंगे, या अभी सड़क के हालात नहीं है? हिमांशु भाई, झूठ बोलने के लिए आपको चिल्लाना पड़ता है सड़क पे, इस तरीके से सारा जितने काम करते हैं। सच बोलने के लिए तो आपको अपनी बात कहनी होती है, लोगों को सीधे समझ में आती। और अब समझ में आनी शुरू हो गई। सच बात यह है कि अब नोएडा चैनल जितने भी हैं, अगर हिंदी मीडियम के चैनल्स को आज 15 दिन के लिए बंद या ईमानदार कर दिया जाए, ईमानदार हो जाए, तो इन लोगों को लोग अपने आप इस क्या नाम सत्ता से हटा देंगे, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है। ये जानते हैं हर काम इनका जो है अपने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, इसके अलावा किसी फायदे के लिए नहीं करते। मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आरक्षण पर ही रह रहा हूं, महिलाओं के आरक्षण पर। हम तो एक ही बात पूछते हैं ना कि जब आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो कम से कम आप 30 कैबिनेट के मंत्रियों में कम से कम 10 तो देते ना आप, तब तो आपका माना जाता। नहीं हुआ, चलिए आप कम से कम जो है 21 आपके मुख्यमंत्री हैं, उसमें 7 मुख्यमंत्री तो आप महिला बनाते ना। राधिका जी को आप कहीं का क्या नाम सीधे सीधे से आप एमएलसी बना दीजिए, राज्यसभा का मेंबर बना दीजिए, हमारा तो समर्थन रहेगा। आप बताइए हमको, जब इनकी कहते ना कि इनके कथनी में और करनी में हमेशा भेद है। 30 लोकसभा मतलब 30 कैबिनेट में 1 महिला मेंबर, 21 उसमें मुख्यमंत्रियों में 1 चीफ मिनिस्टर, वो भी आधी सरकार है दिल्ली की, पूरी सरकार तो है नहीं। इसके बाद आप आ जाइए, बात करेंगे पीछे के रास्ते से परिसीमन नाम का बिल जो राष्ट्र विरोधी है, जो नॉर्थ और साउथ को आपस में लड़वा रहा है, उसको लाने की साजिश। महिला आरक्षण तो पहले से पास हो चुका है। महिला आरक्षण में तो हम आज फिर से कहते हैं कि 543 पे आप कर दीजिए, आज कर दीजिए, लोकसभा से इस्तीफा दे दीजिए, संसद को भंग करिए, दोबारा से चुनाव करा लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? हम उस पर तैयार हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा। पूरे विपक्ष की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आप करा लीजिए, मोदी जी इस्तीफा दे, संसद को करे भंग, और आज 543 पे करा लीजिए। लेकिन जब आप डिलिमिटेशन की बात करेंगे तो डिलिमिटेशन में हम नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी के खिलाफ पूरी तरीके से आप बता दें कि आप अगर कोई अन्याय करेंगे तो हम उस अन्याय में ना शामिल होंगे, तो उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये मामला यही रुकने वाला नहीं है। 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा। 4 मई का फैसला भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए बाध्य करेगा और विपक्षी दलों को भी करेगा। अगर इन 2 राज्यों के परिणाम भाजपा के अनुकूल रहते हैं तो बाकी प्रयासों के अलावा यह माना जाना चाहिए कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक ने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। नतीजा इस रूप में आया। और अगर 4 मई को परिणाम तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के भाजपा के खिलाफ गए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उसे अपनी रणनीति को कहीं नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत तो नहीं है। उसे अपने औजारों को और धारदार और नया करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे को देश का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। संसद में मिली हार को जनता की हार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश को उस अनुरूप जन समर्थन मिल रहा है जिस अनुसार वो प्रयास कर रही है? ये जानना बड़ा दिलचस्प है। अगर भाजपा जनता को अपने साथ जोड़ने में सफल रही
अगर देश की आधी आबादी भाजपा की नीयत पर भरोसा करते हुए विपक्षी दलों को दोषी मान बैठी तो तय मानिए भाजपा एक बड़ी जीत हासिल करेगी। महिलाओं को उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद में पता चलेगा, पर भाजपा 2029 में अपना स्पष्ट जनादेश एक बार फिर पाने में सफल रहेगी। निगाह बनाए रखेंगे, पर अभी तो 4 मई का इंतजार करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद।